हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविचंद्रन, गेस्ट फैकल्टी फिजिक्स डिपार्टमेंट बीएमडी कॉलेज दयालपुर से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉपिक का नाम डिफ्रेंशिएशन है। तो हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करने जा रहे हैं क्योंकि हमें आगे न्यूमेरिकल करना है डेल ऑपरेटर पे। जो आपको याद होगा कि डेल ऑपरेटर, स्केलर, वेक्टर और डेल ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में किए थे उससे रिलेटेड अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे आगे। हाँ, मैं ये बता दूं कि ये न्यूमेरिकल रिलेटेड है बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स ऑनर्स पेपर 5 से, ठीक है, जो मैथमेटिकल फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन का। तो डिफ्रेंशिएशन में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास, जो अपने 11th-12th में आपने पढ़ा होगा मैथ्स का सेगमेंट, उसमें ये सब पढ़ा हुआ है। फिर भी हम लोग एक रिकॉल कर रहे हैं कि dy/dx, इसको पढ़ने का तरीका क्या था, डेरिवेटिव या डिफ्रेंशिएशन। तो डेरिवेटिव ऑफ या डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसका मतलब क्या होता था कि y में कितना चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, जो खुद भी चेंज हो रहा है। इंग्लिश में बोले तो dy/dx इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू आप देख सकते हो यहाँ क्या लिखा हुआ, चेंज इन x, ओके। इसका मतलब क्या होता था, जैसा मैंने भी बोला, रेट ऑफ चेंज इन y, तो चेंज इन y मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, y2 का मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ y, y1 का मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ y, अपॉन इसी तरह से चेंज इन x का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल इन x वैल्यूज़। और इसी को लिखने का तरीका होता था dy/dx को हम लिख सकते हैं y डैश और y1 ओके। तो ये डेरिवेटिव था। फिर डेरिवेटिव के कुछ बेसिक फॉर्मूले, जैसे x⁴n का डेरिवेटिव, जहाँ पे x बेस है और n पावर कांस्टेंट है, तो क्या होता था, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता था और उसी बेस x में वो पावर एक कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर x³ है तो क्या हो जाएगा, 3 × x का पावर 3 - 1 क्या बन जाएगा, 2, ओके। इसी तरीके से अगर मान लो सिर्फ कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब नथिंग मतलब 0। अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन वेरिएबल के साथ आता है तो कांस्टेंट बाहर चला जाता है और उस वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर इसी तरह से किसी भी दो वेरिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो और उसमें अगर आपस में वो प्लस या माइनस है तो आप अलग अलग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। फिर प्रोडक्ट रूल क्या था, जो दो कोई भी वेरिएबल फंक्शन हो उसका मल्टीप्लिकेशन है तो उसमें अगर डिफ्रेंशिएशन लगा रहे हो तो आप क्या करो, किसी भी एक फंक्शन को बाहर करो, ये आपकी मर्जी। एक फंक्शन बाहर, एक का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरे फंक्शन को बाहर और जिसे छोड़ दिया था उसका डेरिवेटिव। अभी आप ऑर्डर अपने तरीके से भी कर सकते हो। जहाँ यहाँ मैंने u लिखा तो आप v पहले लिख सकते हो और du/dx लिख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे u आ जाएगा और इधर dv/dx, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x। ध्यान रहे इसमें और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पे बेस x था और पावर कांस्टेंट है, जबकि यहाँ बेस कांस्टेंट है e और उसका पावर x है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो इसका डेरिवेटिव e⁻x हो गया। फिर आते हैं हम लोग क्वोशंट रूल पे। क्वोशंट रूल में यानी कि दो फंक्शन जब डिवाइड में हो, u/v, जहाँ u v फंक्शन है और v v फंक्शन है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है इस तरीके से कि डिनोमिनेटर में v² आएगा और ऊपर न्यूमरेटर में v पहले, ध्यान रहे v कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो v × न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन यानी u और माइनस फिर न्यूमरेटर यानी u × डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी v, ठीक है। इस तरीके से ये क्वोशंट रूल। फिर लास्ट डेरिवेटिव ऑफ log x। log x में ध्यान रहे बेस e है जो हिडन है, यहाँ पे कैलकुलस हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कैलकुलस का सेगमेंट है, तो बेस हमेशा e होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/x, ओके। अब आते हैं हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव पे। ये टॉपिक देखिए, पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव का संकेत यानी सिंबल कैसे यूज़ करते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसको d को थोड़ा मूव कर दिया गया, इस तरीके से मोड़ दिया गया, तो इसको डेल बोलते हैं।
एक डेल ऑपरेटर हमने पढ़ा, उसका नाम भी डेल ऑपरेटर था, यहाँ पे डेल यूज़ करते हैं, तो डेल वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स। इससे पहले हम कहीं भी लिखते थे तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ डी पूरा कोई राउंड नहीं था, तो यानी ये फुल डिफरेंसेस है। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो डेल एफ बाई डेल एक्स का मतलब हो गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको सिम्बॉलिकली यानी सांकेतिक भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, एफ में आप एक्स को सब्सक्रिप्ट कर दो। सब्सक्रिप्ट का मतलब होता है उसको ठीक नीचे उसमें लिख दो। तो ये एफ एक्स का मतलब क्या हो गया कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स होगा उसको आप डिफ्रेंशिएट वेरिएबल मानते हुए करेंगे, और बाकी जो भी होंगे एक्स के अलावा, जैसे मान लो वाई जेड, तो उसको कांस्टेंट मानना है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, वेयर एफ फंक्शन है और एक्स, सिर्फ एक्स ही वेरिएबल है यहाँ, और बाकी सब रेस्ट आर कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से एफ एक्स एक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से यानी अगेन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये डेल डेल है, डी नहीं है, डेल है। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैंने बताया है, ज़रा देख सकते हो। जैसे मान लो कोई भी फंक्शन है एफ, उसमें क्या है वैल्यू, एफ का वैल्यू, ये फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसमें पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम लोग करें, एफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप इस टोटल में क्या लगा रहे हो, डेल बाई डेल एक्स लगा रहे हो। तो डेल बाई डेल एक्स को अगर हम, और ध्यान रहे यहाँ पे क्वेश्चन प्रोडक्ट जो भी यहाँ पर रूल है वही रूल पार्शियल में भी अप्लाई होगा। बस अंतर ये है कि वहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो बस वही वेरिएबल होगा और बाकी सब कांस्टेंट होंगे। तो दो फंक्शन जब आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, दोनों को हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो उस हिसाब से चलें, ठीक है, उस हिसाब से चलें। तो देखिए इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2x² आ जाएगा, इसी तरह डेल बाई डेल एक्स ऑफ 3xy² आ जाएगा। ठीक है, तो वो मैंने कैसे निकाला, तो देखिए जब हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रूल के अनुसार 2 के साथ वेरिएबल है, तो 2 कांस्टेंट जो है इस फॉर्मूले के अनुसार बाहर चला जाएगा, हाँ, और जो वेरिएबल होगा उसका डिफ्रेंसिएशन होगा। तो उसके अनुसार 2 बाहर चला गया तो 2 बाहर लिखा, और x² का डेरिवेटिव किस फॉर्मूले पे होगा, x⁴n पे। तो देखिए x⁴n यानी n इंटू x⁴n-1। ठीक है, तो x² का क्या हो जाएगा, 2 इंटू x⁴2-1 का मतलब 1 हो जाएगा, यानी 2x आ जाएगा। तो वही मैंने लिखा यहाँ पे, देखिए x² का डेरिवेटिव 2x, तो 2 इंटू 2 जो था वो बाहर का और x² का 2x। इसी तरीके से जब 3xy² का करेंगे तो 3 बाहर लिखा। अब ध्यान दीजिए ये पार्शियल डेरिवेटिव है, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब x के अलावा बाकी सब कांस्टेंट। तो 3 तो कांस्टेंट है ही, उसके बाद y² भी कांस्टेंट है, तो 3y² को हमने बाहर रख दिया, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 होगा। कैसे, इस फॉर्मूला से। आप उस फॉर्मूले पे डाल के देखोगे तो x का पावर 1 है, तो 1 इंटू x का पावर 1-1, तो x का पावर 0, तो किसी का भी पावर 0 1 हो जाता है, तो 1 इंटू 1 1 आ गया। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि सिर्फ x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, और इस तरीके से ये आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डेल ऑपरेटर का एप्लीकेशन देखेंगे। याद कराऊं कि डेल ऑपरेटर का एप्लीकेशन 3 था, एक ग्रेडियंट, ठीक है, दूसरा डाइवर्जेंस और तीसरा कर्ल। तो अभी हम पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 22। देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस x² प्लस y² माइनस z² इक्वल टू 11। ध्यान रहे ये एक फंक्शन है जिसमें x भी है, y भी है, z भी है। ठीक है, तो x² प्लस y² माइनस z² इक्वल टू 11। तो यहाँ पे क्या पूछा, एक यूनिट वेक्टर पूछा है परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ठीक है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये। तो अब याद दिलाऊं कि किसी भी सरफेस का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उससे पहले
तो उससे पहले ये याद रखना ज़रूरी है कि कोई भी डेल ऑपरेटर अगर आप किसी कांस्टेंट पे अप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, ग्रेडियंट बन जाता है, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। याद दिलाऊं, देखिए ग्रेडियंट ऑफ फाई, जहाँ फाई एक कांस्टेंट है, तो उस पर आपने डेल ऑपरेटर लगाया, तो डेल ऑपरेटर इसको बोलते थे, ठीक है। तो अभी अगर फाई कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिखा है इक्वल टू 11। यानी ये अगर वेरिएबल फंक्शन है तो उसका वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट स्केलर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ गया। तो यही फाई हमारा यहाँ पे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कि यूनिट वेक्टर निकालना है, हम डेल ऑपरेटर या ग्रेडियंट की बात क्यों कर रहे हैं। तो आपको याद दिलाऊं कि ग्रेडियंट का ज्योमेट्रिकल यानी कि फिज़िकल मीनिंग क्या था कि किसी भी स्केलर का अगर आप ग्रेडियंट निकालते हैं वो हमेशा उस के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, यानी इस डायरेक्शन में, मेरे फिंगर के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होता है ऊपर की तरफ ऐसे। तो अगर ये अगर कांस्टेंट, ये अगर सरफेस है तो इस सरफेस पे अगर हम कांस्टेंट मान लें इसको, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा ग्रेडियंट निकालने पे ये नॉर्मल आ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, इस सरफेस का ग्रेडियंट निकालेंगे। तो ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला से। तो ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू क्या होता है, डेल ऑपरेटर अप्लाई कर दो उस फाई पे। तो फाई हमने क्या माना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो याद कीजिए वही डिफ्रेंसिएशन, ये सारा क्या है, डेल में लिखा होता है, इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव है। तो यानी ये फंक्शन एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू जब एक्स करेंगे तो एक्स को वेरिएबल मानते हुए बाकी सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। फिर इसी तरह वाई में जब हम करेंगे तो वाई को वेरिएबल मानते हुए बाकी दो कांस्टेंट को दो वेरिएबल को कांस्टेंट मानेंगे। इसी तरह जेड से करेंगे तो इन दोनों को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करूँ, तो उस क्वेश्चन को मैंने रिटन सॉल्व करने की कोशिश की है। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि फाई मान लिया उस सरफेस के वेरिएबल को, और ग्रेडियंट क्यों निकाल रहे हैं, ताकि उसका नॉर्मल यानी इस डायरेक्शन में ऐसे परपेंडिकुलर मेरे पेन का डायरेक्शन में ऐसे निकल जाए उसका नॉर्मल, और फिर हम बाद में उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो आप देखिए डेल फाई लिखा, फिर मैंने क्या किया, डेल फाई, डेल ऑपरेटर का मतलब क्या था, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू आई कैप, विद रिस्पेक्ट टू जे कैप, विद रिस्पेक्ट टू के कैप। के कैप का मतलब जेड की तरफ और जे का मतलब वाई की तरफ। अब जरा देखिए फाई की वैल्यू हमने क्या लिया था, आप पीछे फिर से बैक करके वीडियो देख सकते हो। फाई क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, एक्स के, और वो क्या है, फुल डिफ्रेंशिएशन नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब वो 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूले से, और बाकी दो कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो मतलब सिर्फ कांस्टेंट मानेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 0। इसी तरीके से जब y के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो x और z का 0 होगा और वाई स्क्वायर का 2y होगा। इसी तरीके से जब हम इसके z के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको मुझे z लिखना चाहिए, z है ये, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 0 होगा और माइनस 2z आ जाएगा। इस तरीके से फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, आप इसको देख लेना। तो 2 कॉमन लेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये क्या है, ये आया नॉर्मल वेक्टर किसका, अगर मान लिया ये सरफेस है फाई तो उस पर नॉर्मल इस तरीके से आ गया। ये तो आया क्या, इसको हम लोग डायरेक्शन डेरिवेटिव भी कहते हैं। अब देखिए तो क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस है, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालना था कौन से पॉइंट पे, एट द पॉइंट वो पॉइंट मेंशन है 4 2 3। तो अभी मैंने आपको दिखाया सॉल्व करके, उसमें क्या था कि ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू हमारा ये आया था 2 टाइम्स ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस माइनस जेड के कैप। अब क्या करेंगे, इसमें वो पॉइंट जिस पॉइंट पे निकालना है 4 2 3 वो वैल्यू डाल दिया, तो x की जगह पे 4 डाल देंगे, y की जगह पर 2 और z की जगह पर 3। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ग्रेडियंट फाई जो है उस पॉइंट पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ये, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस फाई, ठीक है। अब नॉर्मल वेक्टर तो मिल गया,
तो हमें तो यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? किसी भी गिवन वेक्टर के में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो वही यूनिट वेक्टर आएगा। ये हमने वेक्टर क्लास में हमने किया हुआ है। तो उस फॉर्मूले पर जाएं तो यही वेक्टर है हमारा, और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का मतलब यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं, ये मॉड होना चाहिए। यहाँ पे इसको मॉड लिख देता हूँ, ये मॉड है। तो मॉड कैसे निकालते थे? जो भी कंपोनेंट है उसको स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो कितना है? 2 4 ये जो है 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 को बाहर ले लिया, ठीक है। और जैसे 2 स्क्वायर बाहर आएगा तो 2 स्क्वायर बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया? 4 4 16, 2 2 4 और 3 3 ये, ठीक है। तो ये जो बाहर रूट के अंदर था 2 के स्क्वायर, तो 2 बाहर, 2 स्क्वायर से 2 बाहर आएगा, तो ये 2 और 2 ऊपर वाला कैंसिल हो गया, तो ऊपर ये बच गया और नीचे ये। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो ये है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया हो आपको। थैंक यू सो मच। इसी तरह से क्वेश्चन हो सकता है, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है? फाइंड द एग्जाम्पल 24, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर फंक्शन। ध्यान रहे, स्केलर फंक्शन बोला, फाई इक्वल्स टू ये दे दिया, ठीक है, 4 e to the power 2x माइनस वाई प्लस जेड एट द पॉइंट, वो पॉइंट क्या दिया? ये दिया डायरेक्शन टूवर्ड्स -3 5 6। तो सवाल उठता है कि हम कैसे इस क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोला, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब होता है नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। तो जैसे ही किसी सरफेस पे नॉर्मल निकालना है तो आपको क्या करना होगा? तुरंत उसका ग्रेडियंट निकाल दो उस स्केलर का। तो यानी ये जो हमारा फंक्शन दिया फाई, इसका डेल फाई निकाल लो, और फिर डेल फाई से जो वेक्टर आया, नॉर्मल आया, उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो यही हो गया हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो देखो इन्होंने क्या किया, डेल फाई निकाला। डेल फाई कैसे निकालेंगे आप लोग खुद इसको करना, फॉर्मूले पे पॉइंट देकर वो नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया, और फिर नॉर्मल वेक्टर का में ही उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अब आते हैं डेल का। जैसे अभी हमने देखा ग्रेडियंट फाई का मतलब होता है डेल ऑपरेटर ऑन कांस्टेंट, लेकिन अब डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट अगर किसी वेक्टर के साथ करें तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि अगर ये वेक्टर आर इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन डाइवर्जेंस वेक्टर आर इक्वल्स टू क्या होगा? यानी डाइवर्जेंस अगर वेक्टर आर पे निकाले तो क्या होगा? तो डाइवर्जेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में डी आई वी और आर वेक्टर लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? डेल ऑपरेटर डॉट वेक्टर आर। ध्यान रहे, ग्रेडियंट अगर होता तो डॉट नहीं आता, सिर्फ डेल ऑपरेटर ऑन आर आ जाता। और याद रहे डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट में अंतर ये होता है कि डेल ऑपरेटर जब कांस्टेंट पे अप्लाई करते हैं तो वो ग्रेडियंट बनता है, और जब डेल ऑपरेटर डॉट में वेक्टर के साथ करते हैं तो वो डाइवर्जेंस होता है। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हो डेल ऑपरेटर ये होता है, ठीक है, और उसमें डॉट में हमने वेक्टर आर लिखा, ठीक है, उसकी वैल्यू। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से कि आई वाला एक साथ एग्जिस्ट करेगा, तो आई डॉट आई 1 होता है और जो बचा वो लिख देंगे, तो यानी डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स बचेगा। इसी तरह जे वाला एग्जिस्ट करेगा और के वाला मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा डॉट में, बाकी सब जीरो हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आ गया डेल बाई डेल वाई और डेल जेड बाई डेल। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं इस फंक्शन का, तो ये खुद ही एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। फिर इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, यहाँ पे वाई फंक्शन खुद है तो वाई का डेरिवेटिव 1। फिर इसी तरह जेड का भी 1। तो फाइनली क्या है? 1 + 1 + 1 3 यह है। ठीक है, ओके। अब हम लोग डेल ऑपरेटर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट देखते जा रहे हैं। तो याद कीजिए किसी वेक्टर में अगर डेल ऑपरेटर क्रॉस में डालते तो वो कर्ल बन जाता है। ठीक है, तो जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं एग्जांपल 27 में कि मान लो कोई वेक्टर आर है, वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखा गया, उसका मतलब वेक्टर है। ठीक है, तो शो दैट कर्ल आर इक्वल्स टू 0 बता रहा है। तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट पे रहते हैं, सेकेंड और थर्ड पार्ट आप लोगों के हवाले करता हूँ। अभी पहले बेसिक समझते हैं। तो कर्ल आर वेक्टर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आर पे एरो नहीं दिया है, आप सोच सकते हैं
कि आर का एरो नहीं दिया तो सर आर वेक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बोल्ड लेटर में यानी बहुत डार्क लिखा गया तो इसका मतलब ही हुआ कि आर वेक्टर है। ठीक है, तो जब डेल क्रॉस में आता है तो वेक्टर ही होना चाहिए, जब डेल डॉट में आता है तो वेक्टर ही होना चाहिए, और जब डेल विदाउट डॉट या क्रॉस होता है तो स्केलर होना चाहिए जो ग्रेडियंट में होता है। तो अभी हम कर्ल कर रहे हैं, तो कर्ल आर का फॉर्मूला क्या हुआ, डेल ऑपरेटर क्रॉस आर वेक्टर। डेल ऑपरेटर क्रॉस आर वेक्टर, तो याद करो दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते थे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में रखते थे और उसमें आई कैप जे कैप और के कैप डालते थे, और फिर उसके बाद पहला वेक्टर ये है तो उसका कंपोनेंट, तो याद कीजिए डेल ऑपरेटर का कंपोनेंट क्या है, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, वो डाल दिया। और फिर इसके बाद आर वेक्टर का कंपोनेंट क्या है, तो ऊपर लिखा हुआ था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो एक्स वाई जेड डाल दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसको सॉल्व करके दिखाया मैंने, आप पीछे फिर बैक करके देख सकते हो वीडियो, इसको मैंने फिर से लिख दिया यहाँ पे। तो ये डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट है। तो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको फर्स्ट रो, इसको सेकेंड रो, इसको थर्ड रो बोलते हैं। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट को पहले लिखते हैं, और वो जिस रो में है, रो का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर वर्टिकल लाइन, तो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हाइड कर दो। ठीक है, और जो बचा क्या बचा, सिर्फ ये बचा। ठीक है, इसमें बचा, तो सबसे पहले इसको ऐसे डायगोनली मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस लिख के फिर इसको मल्टीप्लाई करो। आई रिपीट, पहले आई कैप के लिए लिख रहे हैं तो आई कैप में ये हाइड करो रो जिस रो में है और जिस कॉलम में, तो जो बचा उसको लिखते हुए वो इसको इंटू और फिर ये इंटू और बीच में माइनस। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस का मतलब हो जाएगा डेल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर ये इंटू ये का मतलब क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, फिर इसी तरह बीच में आता है प्लस के बाद माइनस, तो माइनस जे कैप, ये सब डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है। फिर जे कहाँ है, इस रो में है और इस कॉलम में, तो इसको हाइड कर दिया, तो बचा क्या, ये और ये। तो फिर इसमें इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड आ जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा। फिर इसी तरह के कहाँ है, इस रो और इस कॉलम में, तो इसको हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। फिर इसमें ये इंटू ये कर देंगे, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर बीच में माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो मैंने लिखा। और ध्यान रहे पहले डिटर्मिनेंट में प्लस और फिर बीच में माइनस फिर प्लस आ जाता है। अब देख सकते हो कि पार्शियल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से चले तो अभी आप जेड को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब यहाँ वाई कांस्टेंट, वाई वेरिएबल रहना चाहिए और बाकी सब कांस्टेंट, तो बाकी सब में जेड आ गया क्योंकि आप वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो ये कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अकेला होता है तो क्या होता है रिजल्ट, जीरो। उसी तरीके से अभी वाई को डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, जेड के, तो जेड वेरिएबल है और बाकी सब कांस्टेंट है, यानी वाई भी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। इसी तरीके से इसमें भी देख सकते हो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये सारे ज़ीरो आ गए, इसलिए फाइनल रिजल्ट ज़ीरो आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि आई होप कि अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम जब डेल ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो बिना डॉट और क्रॉस के करते हैं, तब वो फंक्शन कैसा फंक्शन होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए, कांस्टेंट एक स्केलर, तो उससे हम ग्रेडियंट निकालते हैं। फिर डेल ऑपरेटर को जब डॉट में करते हैं तो साथ में एक वेक्टर होना चाहिए, और ये डॉट का मतलब क्या होता था, उसका मतलब डाइवर्जेंस होता था। फिर डेल ऑपरेटर को क्रॉस में अगर करते हैं, जो अभी हमने किया, तो वो वहाँ भी वेक्टर होना चाहिए और उसका मतलब क्या होता था, कर्ल। तो इस तरीके से हमने तीनों ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल का एक एक न्यूमेरिकल कर लिया, और आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब आगे हम लोग स्टोक्स थ्योरम, फिर गॉस थ्योरम और फिर ग्रीन थ्योरम के बारे में, उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।